हेलो स्टूडेंट, आज हम बिजनेस स्टडी का चैप्टर 2 की वीडियो देखेंगे। आज मैं आपके सामने चैप्टर 2 का वीडियो लेक्चर लेकर रिप्रेजेंट हुआ हूँ। टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये चैप्टर 2 बिजनेस स्टडी है क्लास 12th का। तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है। आज हम लोग 3 पॉइंट डिस्कस करना है। बेसिकली मीनिंग डिस्कस करनी है, नेचर डिस्कस करना है और सिग्निफिकेंट डिस्कस करना है। तो 3 थिंग्स में हम लोग फर्स्ट रीडिंग करेंगे मीनिंग। तो फर्स्ट पॉइंट मीनिंग हमारा कहता है Principle of management are broad and general guideline for decision making and behavior of managers। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कह रहा है हमारा, वो जनरल गाइडलाइन है। ठीक है, जनरल गाइडलाइन मीन्स हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई ना कोई हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। वो रूल्स और रेगुलेशंस हमारे जो होते हैं वो हमारे लिए क्या है, जनरल गाइडलाइंस हैं। ठीक है, फॉर डिसीजन मेकिंग, किसी तरह के डिसीजन को लेकर के। बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स, अगर किसी मैनेजर्स की बात कर रहे हैं तो उसके मैनेजर्स के बिहेवियर को लेकर के हमारा जो पार्ट हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें जनरल गाइडलाइंस है, वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। तो मीनिंग में ध्यान दीजिएगा, जब भी आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की मीनिंग लिखेंगे तो उसके अंदर आपका ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरल गाइडलाइन, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये 2 वर्ड आपके ज़रूर होने चाहिए। राइटर किसी भी डेफिनेशन, किसी भी राइटर्स के आप डेफिनेशन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी डेफिनेशन के अंदर क्लैरिटी के अंदर ये 2 वर्ड्स होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 वर्ड्स आपके, जो कि जनरल गाइडलाइन और बिहेवियर्स हैं। चलिए पॉइंट पे आते हैं, नेचर। फर्स्ट सेकंड पॉइंट हमारा कहता है नेचर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर कैसा है? तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर हमारा फर्स्ट नेचर कहता है यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारा कहता है कि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट नेचर है वो कहता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेबिलिटी या एप्लीकेबिलिटी। ये हर जगह है, चाहे वेदर ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल, वेदर ऑर्गेनाइजेशन लार्ज, ठीक है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इन योर होम, हर जगह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से उसका फर्स्ट नेचर यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी का पार्ट अवेलेबल है। ठीक है, चाहे नॉन बिजनेस हो चाहे बिजनेस भी कह रहा हूँ मैं आपके, क्योंकि आप मॉर्निंग से इवनिंग तक जो काम करते हैं वो भी किसी न किसी रूल्स के अकॉर्डिंग ही करते हैं। घर के कुछ रूल्स होते हैं, तो अगर हम सिंपली कहें तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक रूल्स है, जनरल गाइडलाइंस है, जो सबको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी। ओके, सेकंड पॉइंट कहता है जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन मतलब बेसिकली हमारे कॉन्सेप्ट दिमाग में एक नॉर्मल सेटअप्स है कि किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर जब भी हम कभी एंटर होते हैं तो वहाँ के कुछ रूल्स और रेगुलेशन होंगे। उन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना ही हमारा प्राइम पार्ट होता है। तो हमें पहले से ही पता होता है कि वो रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं। तो वो रूल्स और रेगुलेशन हमारे लिए क्या बन जाते हैं, जनरल गाइडलाइंस बन जाते हैं। मतलब बेसिकली वो एक जनरल गाइडलाइंस पे हम लोग काम करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, एक जनरल गाइडलाइन है। ठीक है, जनरल गाइडलाइन टू एक्शन डिसीजन मेकिंग, डू नॉट प्रोवाइड द रेडीमेड सॉल्यूशन, बिजनेस एनवायरनमेंट एवर चेंजिंग इन डायनेमिक। तो सिंपल पार्ट कह रहा है कि जनरल गाइडलाइंस का मतलब है कि हमारे पास कोई रेडीमेड सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता है। सेकंड पॉइंट कहता है बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा डायनेमिक है, ये समय समय पे चेंज होता है, जैसे मार्केट की डिमांड, ठीक है, जैसे रूल्स, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज, वैसे ही हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी चेंज होते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को रिजिड नहीं कहा जाता, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कहा जाता है फ्लेक्सिबल। पॉइंट नंबर 3 कहता है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो बेसिकली अगर हम लोग ये चीज़ देखें तो कोई भी रूल्स और रेगुलेशन डायरेक्टली नहीं बनते। उन रूल्स और रेगुलेशन के अंदर हमारे पास रिसर्च वर्क होता है। रिसर्च वर्क के बेसिस के ऊपर ही हम अपने एक्सपीरियंस मैनेजर्स के थ्रू जनरल गाइडलाइंस के बेसिस के ऊपर कुछ रूल्स, स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करते हैं। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जब फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन का पार्ट आएगा तो उसमें रिसर्च वर्क एक वर्ड आपको हमेशा मिलेगा। ये रिसर्च वर्क ही आपका क्या है, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट है। पॉइंट नंबर 4 कहता है फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपसे कहा ना, रिजिड नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है, एवर चेंजिंग होता है, डिमांड सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है, क्योंकि प्रिंसिपल मैन मेड है। और जैसी ह्यूमन की रिक्वायरमेंट वैसा प्रिंसिपल्स, वैसे लॉ, वैसे रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इसलिए सिंपली कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारा क्या है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी के पार्ट में है। ठीक है, द मैन मेड प्रिंसिपल, एवर चेंजिंग, whenever the requirement, whenever the rules change, the principle of management automatically change as per the situation। पॉइंट नंबर 5 कहता है मेनली बिहेवियर। मेनली बिहेवियर के अंदर पॉइंट कह रहा है कॉम्प्लेक्स है, ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता रहता है, ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से हमारा प्रिंसिपल भी चेंज होता रहता है। ठीक है, अगर हम लोग सिंपल सा कहें
तो अगर एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि किसी इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से एम्प्लॉय के सैलरी या एम्प्लॉय के रिकॉग्निशन की बात हो, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे पास प्रिंसिपल जो अप्लाइड होता है वो एक बिहेवियरल पार्ट पे अप्लाइड होता है। ठीक, पॉइंट नंबर हमें 6 कहता है रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्टिव, रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो यहाँ पे कह रहा है एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। तो किसी ना किसी कारण के बेसिस पे ही कुछ ना कुछ इफेक्ट होते हैं, सारे इफेक्ट किसी कारण के बिना नहीं हो सकते। तो जाहिर सी बात है अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज की है तो उस पॉलिसी के चेंज करने पे उसके कॉज, उसके इफेक्ट और उसके रिलेशनशिप उसकी सिमिलर सिचुएशन के हिसाब से प्लान हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए किसी ना किसी कारण के बेसिस के ऊपर कोई ना कोई प्रिंसिपल बना। अगर हमने सोचा कोई अप्लाइड किया है कि कोई प्रिंसिपल हम प्लान करेंगे तो उस प्रिंसिपल को प्लान या रूल्स को प्लान करने के पीछे भी कुछ ना कुछ कॉज होगा, उससे जुड़ा हुआ कुछ अफेक्ट रिलेशनशिप होगी, कोई सिमिलर सिचुएशंस हमारे माइंड में चल रही होगी कि अगर ऐसा होगा तो इससे बचने के लिए हम इस प्रिंसिपल या रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 हमें कहता है कंटीजेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसा है? कंटीजेंट है। एप्लीकेबिलिटी डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन। तो जैसी सिचुएशन हमें मिली है प्रिवेलिंग, वैसी सिचुएशन के बेसिस के ऊपर हम पॉइंट ऑफ टाइम को ध्यान रखते हुए अपने रूल्स को प्लान करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के रूल्स को हम बनाते हैं। तो सिंपली मैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चैप्टर्स का नाम है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट में और क्लियर करना चाहते हो तो आप रूल्स को याद रखिए कि रूल्स है। ठीक है, जैसे सिंपली का एक पार्ट हमारे पास है कि एप्लीकेबिलिटी डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन। तो प्रिवेलिंग सिचुएशन क्या है? जो सिचुएशन है या जो सिचुएशन हमारे पास क्रिएट थी, ठीक है, उस सिचुएशन के बेसिस पे पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का हमारे पास रूल्स फॉलो हो जाएगा। ओके, तो पॉइंट पे हम लोगों ने 2 पॉइंट अभी स्टडी किए। फर्स्ट पॉइंट थी मीनिंग। मीनिंग में हमारे पास क्या था? जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर, जो आपको ध्यान देना है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट हमारा था नेचर। तो नेचर में एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। नेचर हमारा क्या है? यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी, मतलब हर जगह अवेलेबल है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर जगह अवेलेबल है, इसलिए इसका क्या है? यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी का पार्ट है। वेदर ऑर्गेनाइजेशन लार्ज, स्मॉल, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, गवर्नमेंट, प्राइवेट, ऑल ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट 2 जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन बेसिकली हम सबको ये एक बेसिकली नॉलेज होता है कि वेदर इंस्टीट्यूशन, द वॉट एवर द इंस्टीट्यूशन जिसमें हम जाएंगे, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर कौन से रूल फॉलो। ओके, तो एक जनरल गाइडलाइंस हमारे पास है, ये जनरल हमारे पास प्रैक्टिसेस हैं। थर्ड पॉइंट कहता है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो जब हम किसी तरह का रिसर्च करेंगे तो उस रिसर्च के बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट होगा। इसमें एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर ड्यू टू कोविड-19 गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज में कोई चेंज किया तो वो क्या है? प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन का पार्ट है। गवर्नमेंट ने उसे एक्सपेरिमेंट कर लिया होगा। लॉकडाउन पीरियड को बढ़ाने का मतलब है कि गवर्नमेंट ने उसे प्रैक्टिस कर लिया और उसके एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर उस काम को जज कर लिया, इसीलिए गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए। पॉइंट नंबर 4 आता है फ्लेक्सिबल या फ्लेक्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारा क्या है? रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। वो ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से हमेशा चेंज होता रहता है। समय समय पे डेवलपमेंट जैसे बदलते हैं वैसे ही हमारे ह्यूमन नेचर के हिसाब से हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी चेंज हो जाता है। पॉइंट नंबर 5 कहता है मेनली बिहेवियर। मेनली बिहेवियर के पार्ट के अंदर हमारे पास क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ह्यूमन बिहेवियर पे काम करता है। तो ह्यूमन बिहेवियर क्या है? कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर है। तो इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन बिहेवियर कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स नेचर के हिसाब से हमारे रूल्स भी क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं और हम उस बिहेवियर के हिसाब से रूल्स को फॉलो करते हैं। चाहे टॉप मैनेजमेंट हो, चाहे लोअर मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे हमारे पास जो है सीईओ, चाहे हमारे पास मैनेजिंग डायरेक्टर हो, हर एक के हिसाब से हमारे रूल्स हमेशा चेंज होते रहते हैं और उस रूल्स उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए लायबल होते हैं। पॉइंट नंबर 6 कहता है रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। जब तक कोई कॉज नहीं होगा तो उसके पीछे का कोई रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो सकता। इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। तो एक रिलेशनशिप हमें इस्टेब्लिश करना है कॉज और इफेक्ट के बीच में। ठीक है, सिमिलर सिचुएशन को ध्यान देते हो तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट आएगा सिमिलर सिचुएशन। ठीक है, सिमिलर सिचुएशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर है कि जब सिचुएशन सिमिलर होगी तभी हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट आएगा। पॉइंट नंबर 7 कहता है कंटीजेंट। कंटीजेंट का मतलब है हमारे पास अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन। तो जब भी कोई हमारे पास प्रिवेलिंग सिचुएशंस आएंगी उस प्रिवेलिंग सिचुएशन के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारा वर्क करता रहेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में चेंजेस होंगे, पॉलिसीज बनेंगी, रूल्स बनेंगे। ठीक है, पैटर्न चेंज होगा। ओके, क्लियर। चलिए पॉइंट नंबर 3 हम आते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 हमारे पास कहता है सिग्निफिकेंस।
सिग्निफिकेंस के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट कह रहा है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। तो मैनेजर्स को क्या देना, एक यूजफुल इंसाइट देना। यूजफुल इंसाइट्स के पार्ट के अंदर अगर हम लोग कहें तो राइट डिसीजन राइट टाइम का पार्ट है। ओके, तो इस पॉइंट पे हम लोग सिंपल सा एक पॉइंट याद करेंगे, राइट डिसीजन राइट टाइम। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि हमेशा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फर्स्ट पॉइंट हमारे पास सिग्निफिकेंस का कहता है प्रोवाइडिंग मैनेजर यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी के पार्ट के अंदर फर्स्ट पॉइंट कहता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइड टू मैनेजर टू टेक राइट डिसीजन राइट टाइम इम्प्रूविंग देयर नॉलेज एबिलिटी अंडरस्टैंडिंग। तो राइट डिसीजन राइट टाइम इम्प्रूविंग देयर नॉलेज एबिलिटी एंड द understanding the managerial situation circumstance. So as per the circumstance, manager also having a some own policies and some own rules. So right time में अगर वो right decision लेगा तो हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस के ऊपर एक हायर बेनिफिट को गेन कर सकते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 2 हमें कहता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं, फिजिकल, ह्यूमन, ठीक है, और फाइनेंशियल रिसोर्स। ये 3 टाइप के रिसोर्स, अगर इन तीनों रिसोर्स को हम ऑप्टिमम यूटिलाइज करना चाहते हैं या हम अपने एक अच्छे रूल्स के थ्रू इसे फॉलो करते हैं तो हमारा प्रोडक्टिव बेनिफिट बन जाएगा। एक एग्जांपल में अगर मैं आपको देना चाहूँ तो उसके अंदर अगर इंस्टीट्यूशन में ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी कट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज होती है और इलेक्ट्रिसिटी कट होती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें समथिंग 3 आवर मॉर्निंग के एम्प्लॉय कोई भी काम नहीं कर पाता है, सारा शटडाउन पीरियड होता है। तो एम्प्लॉय के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, हमारे रूल्स को चेंज कर देना चाहिए। हम चाहेंगे कि 3 आवर के अंदर उन्हें हम रिलैक्सेशन टाइम दे दें या उन्हें हम वहाँ से लीव कर दें और एक लाइट आने के टाइम से लेकर के और अपने रिमेनिंग वर्क क्वांटिटी तक उन्हें हम हमेशा के रूल्स में फॉलो करवाएं, जिससे हमारी प्रोडक्टिव रिसोर्स भी हो जाएगा। ठीक है, हम फिजिकल रिसोर्स मतलब ह्यूमन, फाइनेंशियल रिसोर्स मीन्स मनी, और थर्ड हमारे पास आ गया हमारे पास फिर हम कह सकते हैं कि मटेरियल्स वगैरह। ठीक है, तीनों के बेनिफिट्स को हम गेन करेंगे तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे। पॉइंट नंबर 3 कहता है साइंटिफिक डिसीजन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कभी बायस नहीं होता। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमेशा क्या होता है, पर्सनल बायस को लेकर के नहीं चलता, ये मोर रियलिस्टिक है, बैलेंस है और ये फ्री फॉर्म बायस्ड है। तो डिसीजन बेस्ड और प्रिंसिपल टेंड टू साइंटिफिकली, यहाँ पे जो भी चीज़ें वो प्रूव्ड है और प्रूव्ड सिचुएशन की वजह से ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारा वर्क कर रहा है। तो यहाँ अगर बायस नहीं होगा तो जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने वो होंगी, रिजिड होंगी, रियलिस्टिक टर्म पे होंगी, बैलेंस्ड होंगी, और बायस नहीं होंगे तो सबके लिए वो रूल्स एक जैसे होंगे, उसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती है। पॉइंट नंबर 4 कहता है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, डायनेमिक लीडरशिप इसका एक पार्ट है। अगर हम सिंपल कहें तो मैनेजमेंट प्रोवाइड द एफिशिएंट एंड डायनेमिक लीडरशिप। तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से इफेक्टिव लीडरशिप का पार्ट, डायनेमिक लीडरशिप का पार्ट यूज़ कर रहा है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन उसे चेंज कर सके, इम्प्लीमेंट द चेंजेस। तो आज क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डायनेमिक है, हमेशा डे टू डे चेंज हो रही है। ठीक है, नए नए कोर्सेज आते हैं, नए नए हमारे पास जो है स्टडी थिंग्स आते हैं, उन स्टडी थिंग्स और नए नए कोर्सेज की वजह से हम क्या करते हैं, हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैनेजर सर्च करते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर वैसे स्टडीज पर्सन भी तो अवेलेबल है ना जो इस तरह के काम को करते हैं। तो ये क्या होगा, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, जब मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट का पार्ट आएगा तो उस पॉइंट के अंदर डायनेमिक लीडरशिप एक वर्ड होगा जो आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है, और डायनेमिक लीडरशिप के पार्ट के अंदर चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट है। पॉइंट नंबर 5 कहता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं, इक्विटी एंड फेयर रेमुनरेशन, ये 2 पार्ट हमारे पास है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने का। इक्विटी मतलब एम्प्लॉय हमारा चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, रूल सबके लिए सेम है। ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। रेमुनरेशन हमारा क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। जिस लेवल का या जिस कैटेगरी का वो बंदा है, जिस मतलब ग्रुप में वो काम कर रहा है या जॉब कर रहा है, उस ग्रुप के हिसाब से उसकी फेयर वेज होनी चाहिए, ना कि किसी और पर्सन की, किसी और एम्प्लॉय की सैलरी कुछ और है और सेम पोजीशन पे काम करने वाली किसी और है, तो ये फेयर रेमुनरेशन नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिलिंग करना सिग्निफिकेंट का पार्ट माना जाता है। ओके, पॉइंट नंबर हमारे पास आता है 6, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो बेसिकली मैनेजर ट्रेनिंग एंड रिसर्च में क्या है, आइडेंटिफाई द एरिया विच एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर मैनेजर शुड बी ट्रेन। तो ध्यान दीजिए, उस एरिया को आइडेंटिफाई कर लीजिए, ठीक है, जहाँ से आप अपने फ्यूचर मैनेजर को ट्रेन करना चाहते हैं। या हम कह सकते हैं कि अगर कुछ चेंजिंग है या कुछ इम्प्रूवमेंट है या कुछ चेंज होने लायक है तो उन चेंज होने लायक स्ट्रक्चर्स को हम लोग
प्लान कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारी ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च का पार्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, उसे हम ट्रेन करेंगे, उसे एजुकेट करेंगे, उसे रिसर्च कराएंगे, तभी तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारा क्या हो पाएगा, एक एप्लीकेबल पार्ट के ऊपर एक बेनिफिट को गेन कर सकेगा। ओके, चलिए पॉइंट्स पे आते हैं। पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, एक रिवीजन है। तो आपके अंदर का कैलिबर, या आप एक अच्छे एक्सपीरियंस मैनेजर हैं, या आप एक अच्छे एम्प्लॉई हैं, आपके पास जनरल गाइडलाइन समझने का पार्ट है, तो उसके बेसिस के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, इनसाइट इनटू रियलिटी के पार्ट में आ सकते हैं मैनेजर्स के। पॉइंट 2 क्या था, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कितने थे, फिजिकल, ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्स। 3 टाइप के रिसोर्स का बेनिफिट गेन करना था। ये 3 टाइप के रिसोर्स हमारे हाई क्वांटिटी बेनिफिट में होने चाहिए, तब हम कहेंगे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। पैसा भी खर्च हो, वो पैसा यूटिलाइज भी हो जाए, हमारे जो रिसोर्स है वो भी यूटिलाइज हो जाए, साथ में हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उन्हें भी यूटिलाइज करके हम हायर बेनिफिट बनाने की कोशिश कर लें। साइंटिफिक डिसीजन, फ्री फ्रॉम बायस, इसमें किसी भी तरह का कोई झूठ ना हो, फ्री फ्रॉम बायस के अंदर रियलिस्टिक हो, बैलेंस्ड हो और फ्री फ्रॉम बायस हो। ठीक, फिर आता है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। तो जैसे एनवायरमेंट के रिक्वायरमेंट वैसा हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैनेजमेंट प्रिंसिपल चेंज होता रहे, और चेंज होने के साथ में उसमें अपग्रेडेशन का पार्ट होता है, क्योंकि रूल्स बनते हैं, रूल्स अपग्रेड होते हैं, चेंज होते हैं एज द प्रिवेलिंग सिचुएशन। अगर हम कहें तो उस प्रिवेलिंग सिचुएशन को देख करके, ठीक है, और हमारे आने वाली फ्यूचर सिचुएशन को देख करके हम उसे चेंज करें, इसलिए इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग डायनेमिक का पार्ट भी यूज़ करते हैं, डायनेमिक लीडरशिप। पॉइंट नंबर हमारे पास आता है 5, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हमारे पास क्या है, इक्विटी एंड फेयर वेजेस या फेयर रेम्युनरेशन। तो हमारे पास क्या चाहिए, हमें इक्विटी चाहिए, हर एम्प्लॉय हमारे लिए बराबर हो, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, और फेयर रेम्युनरेशन मतलब कि सबकी पे स्केल या सबकी सैलरी उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से या उनकी कैटेगरीज के हिसाब से क्लियर डिफाइंड हो। पॉइंट नंबर 6 आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिसर्च, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च। तो फ्यूचर कोर्स के हिसाब से हमें मैनेजर को ट्रेन भी करना पड़ेगा, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन भी करना पड़ेगा, एजुकेट भी करना पड़ेगा, और फ्यूचर कोर्स एक्शन के हिसाब से उसे प्लान भी करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड है हमारी फ्यूचर सिचुएशन पे। ठीक है, आने वाले समय में अगर 5G मोबाइल्स आते हैं, तो 5G मोबाइल्स को सोल्व करने के लिए 5G जनरेशन हमें जो है नेटवर्क भी चाहिए होगा। ठीक है, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम लोग कहें तो ऑनलाइन क्लास के अंदर जूम एक ऐसा ऐप हो गया है जो कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। तो इसके यूजेस बढ़ने का कारण है कि हम अपने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को से ईजी सॉल्व कर पा रहे हैं। अब वो चाहे अगर हम कहें न्यूज़ के हिसाब से चाहे वो रॉन्ग हो या राइट हो, हमें उससे मतलब नहीं है, बट हमारे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के हिसाब से हमारे काम को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंट हमारा आज के लेक्चर का यही स्टॉप होता है। मैं अभी 2 वीडियोस और बनाऊंगा फेयोल और टेलर प्रिंसिपल की, कोशिश करूंगा 3 वीडियोस के अंदर ये चैप्टर फिनिश हो जाए। ठीक है, वीडियोस को मैंने बहुत लेंदी नहीं किया है, क्योंकि बहुत लेंदी वीडियोस को देखने के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है। ठीक है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए या आपके टॉपिक से जुड़ी हर प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो गई हों, तो आप मुझे इसके बारे में आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए और भी इम्प्रूवमेंट के पॉइंट्स मैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकूँ। और हाँ, एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, और उसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि अपडेट वीडियोस आपको इजी मिलते रहें। मैं चाहूँगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आपको आपके अच्छे मार्क्स आपको मिले। ठीक है, जिससे कि आपको एक हायर बेनिफिट मिल सके। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस वीडियो से आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं, इस वीडियो से आपको मिनिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं। 5 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग, ठीक है, नेचर और सिग्निफिकेंट। तो या तो मीनिंग एंड नेचर से आएगा या मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस आएगा। तो ये आपको 5 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर ईजी अवेलेबल होता है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, थैंक यू।